नमस्कार। देश परदेश में आपका स्वागत है। सतीश झा। परसों संसद में एक ऐसी बात अचानक हुई जो बिल्कुल असामयिक थी, अप्रासंगिक थी और जो सतही थी किसी भी स्तर पे। और सबको ताज्जुब हुआ कि इस छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना गया। मुद्दा शुरू हुआ उससे। अधीर रंजन चौधरी, जो कांग्रेस के लोकसभा के नेता हैं, उन्होंने राष्ट्रपति और राष्ट्रपत्नी शब्द को लेकर कुछ उनके मुंह से निकल गया, राष्ट्रपत्नी। अब ये अगर आप देखें, जो हिंदी भाषी नहीं है उनके लिए इस तरह की बात करना कोई अस्वाभाविक भी नहीं है। और मैंने कोशिश की समझने की कि इस शब्द पे कितनी चर्चा हुई है। इस शब्द पे 1947 चर्चा हो रही है कि देश का जो एक राष्ट्र का जो अध्यक्ष हो उसका नाम क्या हो, उसका टाइटल क्या हो। राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष, सदर रियासत जैसे पाकिस्तान ने किया, या सरदार किसी ने कहा, चीफ एग्जीक्यूटिव कहा गया किसी ने, कई तरह के नाम सुझाए गए थे। लेकिन अंत में राष्ट्रपति नाम सबको स्वीकार्य था और वो हमारे संवैधानिक नाम है देश की, जो राष्ट्र का जो एक सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक पद उसके लिए। ये सिर्फ एक गरिमामय पद है, इसकी कोई एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका में इसका कोई रोल नहीं है। इसको ऊपर रहना पड़ता है, सबसे पार्टी से ऊपर। देश का राष्ट्रपति देश का होता है। इसको देखने कई पहलू हैं। जैसे हमारे एक तरह से देखिए, सेनापति में भी पति लगा हुआ है। ये पति और पत्नी वाला नहीं है। कई बार एक ही शब्द के कई मायने होते हैं। उसमें मजाक में, हंसी में आप एक का संदर्भ दूसरे से निकालते हैं, बात अलग है। वो एक चुगल की बात है, कॉमेडी की बात है, लेकिन सीरियसली इसे इस तरह से कोई करता नहीं। फिर भी ये सवाल जब प्रतिभा पाटिल बनी राष्ट्रपति तब भी आया था। तब अगर आप देखें, बाला साहब ठाकरे ने कहा कि राष्ट्राध्यक्ष बना दो। लेकिन अध्यक्ष और अध्यक्षा भी तो दोनों शब्द हैं। दोनों अपने आप में जेंडर के हिसाब से बनाए गए हैं। आप मान लीजिए जैसे कि एक अंग्रेजी में एक्टर है, लेकिन हम मानते हैं नायक नायिका, हीरो हीरोइन अंग्रेजी में कहते हैं। अगर हम किसी भी तरह से जो जेंडर का जो एक डिवीजन है शब्दों में, उससे ऊपर उठना चाहते हैं, तो ये एक अच्छी सामाजिक बहस की बात है। ये झगड़े की बात नहीं है, इस पे किसी को चिल्लाने की बात नहीं है। तो मुझे लगा कि अगर अधीर रंजन चौधरी ने ऐसा कहा भी, तो एक जो समझदार जो सांसद होता वो कहता कि अधीर रंजन जी, जो आपने कहा है उसमें लंबी बहस हुई है, लेकिन उसको आप इस तरह देखिए कि ये सेनापति है, ऐसे राष्ट्रपति है। या वो कहते कि हम लोगों ने मान लिया है कि इसमें कोई लिंग भेद नहीं होगा, राष्ट्रपति जो है वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हम सिर्फ राष्ट्रपति ही कहेंगे। तो ये ठीक है, आपकी भाषा मूल भाषा बांग्ला है और आप हिंदी में आपकी संवेदना उस तरह की ना हो, लेकिन इस बात पे ये सफाई देना चाहते हैं हम लोग। इस बात को कह के ख़त्म हो जाती बात। लेकिन बात वहाँ तक नहीं। उसके बाद जो स्मृति ईरानी ने जिस तरह से बर्ताव किया कि माफ़ी मांगो, जिसने कहना शुरू किया, और जिस तरह से कहना शुरू किया और संसद में कहना शुरू किया, कोई और करता तो उसको संसद से सस्पेंड कर दिया जाता। लेकिन स्मृति ईरानी तो भाजपा की हैं और वो उनकी अपनी अलग जगह है, उनका कुछ हो नहीं सकता। वो कुछ भी भला बुरा कर लें। अगर वो गलत भी करेंगी, जैसे उन्होंने फिर लोगों ने ये कहा कि शायद वो इस तरह से उनका व्यवहार इसलिए इतना अजीब सा था क्योंकि उनके ऊपर पिछले 4-5 दिनों में एक काफ़ी, अपने हिसाब से देखिए तो एक प्रासंगिक बात है। उनकी छोटी सी बेटी ने एक रेस्टोरेंट खोला गोवा में। वो गोवा का रेस्टोरेंट एक गांव में खुला। उसका खुलासा कुछ ऐसा हुआ कि उसके पास कुछ भी नहीं है। उसके जो लाइसेंस है किसी मृतक के नाम पे है, उस पर कंस्ट्रक्शन का लाइसेंस नहीं था या परमिशंस नहीं थी, यानी कि उसमें कई सारी गड़बड़ियाँ थी। एक 18 साल की लड़की इतना कुछ कर ले, आसान नहीं है। अगर उसने खुद किया है तो हम उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं, अगर उसने मदद से लेकर किया तो बहुत तारीफ़ करनी चाहिए। लेकिन चूंकि उसकी माँ एक सांसद है, मंत्री भी है, तो उसकी जिम्मेदारी अलग हो जाती हैं।
अगर वो काम कोई भी नागरिक कर सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके वो काम करने के लिए सिर्फ किसी मंत्री का बेटा बेटी होना पड़े तो हमें सोचना पड़ता है क्या ये सही है। और उस पर कई आलोचनाएं हुई। पहली बात तो ये कि मृतक के नाम पे उनको लिकर का लाइसेंस दिया गया। दूसरी बात ये बार है, शायद भाजपा को बार से थोड़ा सा चिंता होती होगी कि हमारे लोग बार क्यों चलाते हैं, तो वो बार की बात है कि रेस्टोरेंट है कि बार है। खैर, बार का लाइसेंस मृतक के नाम पे है और रेस्टोरेंट की जो बिल्डिंग है उसका कोई परमिशन वगैरह लिया नहीं गया। तो उस तरह की बातें, चूँकि खुद स्मृति ईरानी ने इस बात की प्रशंसा की थी अपनी बेटी की कि उसने रेस्टोरेंट खोला है गोवा में एक समय में, तो जाहिर था कि जब ये बात आई तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो इलीगल है। जब बात इलीगल आई तो उन्होंने कहा मेरी बेटी को इस बहस से निकाल दीजिए। भाई आप ही तो बेटी को उस बहस पे लेके आई। अगर आप अपनी बेटी बेटों का चर्चा करेंगी अपने ट्विटर अकाउंट से या अपने भाषण में, तो लोग भी इस बात को इसकी चर्चा करेंगे। अपने बच्चों को, परिवार को मत लाइए, आप इस किसी भी जो सामाजिक बहस है उस मत लाइए, तो और भी लोग नहीं लाएंगे, कोई मतलब ही नहीं था उनके लाने का। फिर भी अखबार वालों की जिम्मेदारी थी पता करते, अगर ऐसा हुआ है तो उसको सामने लाते, वो उनकी जिम्मेदारी है और फिर अलग बहस होती। लेकिन अब जो बहस शुरू हुई है उसमें उन्होंने ये कहना शुरू किया कि जो प्रवक्ता हैं जयराम रमेश और पवन खेरा, इनके ऊपर उन्होंने मानहानि का मुकदमा किया और कोर्ट ने कहा कि मुकदमा हम स्वीकार करते हैं। और इस बीच में उन्होंने ये भी कह दिया, अपनी टिप्पणी भी दे दी। अरे भाई, अगर जज साहब, अगर आपने सारी तहकीकात नहीं की है और मामला उसकी सुनवाई कर रहे हैं तो उस पर आप फैसला क्यों करते हो? आप उस पर ऐसे आदेश तो इससे ये ना लगे कि आप किसी के पक्षधर हो, पक्षपाती हो। लेकिन आप जानते हैं पिछले 8 सालों से पहले से भी कई एक तमाम जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और लोअर जुडिशरी में जो है जहाँ भी हो सकता है वहाँ भाजपा के तमाम लोग अब तक तो हर जगह बैठे हुए हैं। तो आज की तारीख में न्यायपालिका में जो तमाम लोग हैं उनका रुझान जो आज की सत्ताधारी पार्टी है उसकी तरफ है। ये बात समझ में आती है। अगर सत्ताधारी पार्टी तय करती है तो जाहिर है अपनी तरह के लोगों को तो रखेगी। तो आज 8 साल बाद ज़्यादातर लोग जो जज वगैरह हैं, जहाँ पे वो लोग ध्यान से नहीं आते, जहाँ सरकार के पास डिस्क्रिप्शन होता है, वो ऐसे होंगे जो कि सत्ता के पक्षधर, सत्ताधारी पार्टी के पक्षधर होंगे। तो बात वो भी समझ में आती है कि जज थोड़ा सा बायस्ड हो सकता है, लेकिन ये नहीं समझ में आती जब अब आप सुनवाई कर रहे हैं, केस को सुनना है, उसके पहले ही आपके वो जजमेंट दे देते हो। जैसे आपने देखा जब वो जो मोहम्मद ज़ुबैर जब जेल में था तो पुलिस के डिप्टी कमिश्नर को पहले ही मालूम पड़ गया 4 घंटे पहले कि जज फैसला क्या करेगा। तो उसे लगता है फैसले कहीं और से आते हैं। एक ऐसी धारणा बनती है, ऐसे सवाल उठते हैं मन में कि ऐसा कैसे हो जाता है कि 4 घंटे पहले पुलिस के आदमी को पता लग गया कि फैसला क्या होगा। तो जब भी जो स्मृति ईरानी के मानहानि के दावे में जो कोर्ट ने कहा है, उससे लगता है कि फैसला जज सोच के नहीं करते, उनको जो करना है वो कर देते हैं और फिर बाद में सोचते हैं कि कैसे किया जाए। उसकी ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि उनके पास अधिकार है कुछ भी कहने का, वो कुछ कह देते हैं। तो वो वहाँ पे अब तथ्य रखेंगे जयराम रमेश और पवन खेरा, और तथ्य बहुत साफ दिखते हैं अगर आप चीज़ों को देखें। स्मृति ईरानी ने खुद ही उसकी चर्चा की थी, उसके बाद उसी चर्चा से हट गई। कुछ वैसा ही था जैसे नुपुर शर्मा के साथ हुआ, हम पहले कहेंगे फिर मुकर जाएंगे और फिर चलता रहता है ऐसा। और कोई जो फैक्ट फाइंडिंग करने वाला होगा, जब वो कहता है तो आप जो फैक्ट निकालता है, जो तथ्यों को सामने लाता है, उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो उसको लेकर के लोग कह रहे हैं कि चूंकि वो उस बात से काफ़ी उनको चोट लगी थी या उनको पता नहीं लग रहा कि किस तरफ जाएं, क्या करें, तो बौखलाई हुई सी थी। तो उस बौखलाएपन में उन्होंने इस मुद्दे को उठा लिया कि अधीर रंजन चौधरी ने क्यों एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के नाम पे ऐसा कहा। मेरा मानना है अधीर रंजन चौधरी अपने आप में उनका जब तक व्यवहार रहा है उससे ऐसा नहीं लगता कि बहुत सोच समझ के सारी बातें कहते हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि उनके ज़ुबान से निकल गई और ऐसे हिंदी का उनका ज्ञान भी ठीक नहीं है। उनको हम बेनिफिट ऑफ द डाउट उतना ही देते हैं जितना किसी और को देंगे, किसी कोई ज़्यादा नहीं, कोई कम नहीं। खैर, उन्होंने ऐसा कहा भी तो उन्होंने माफ़ी मांग ली। सोनिया गांधी अगर किसी नेता के पास जाती हैं जो उनको लगता है सीनियर है, जिसको पहचानती हैं, जिससे बात करना चाहती हैं, वो लोकसभा के अंदर ही करना चाहती हैं, तो वो ठीक बात थी।
लेकिन अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ और कोई मुझसे बात करना चाहे तो मैं क्या कहूँगा, मैं क्या आप रुक जाइए, अभी आपसे बात नहीं करनी। जो भी हुआ, एक भाजपा का पक्ष है, एक कांग्रेस पक्ष है। अब देखिए बात कहाँ से शुरू हुई और सारी बात जो हो गई अंत में आ गई इस बात पर कि सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी को कहा कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, डोंट टॉक टू मी, ऐसा कर। अब निर्मला सीतारमण जो वहाँ नहीं थी उन्होंने उस पर भाषण देना शुरू कर दिया। वैसे मुश्किल यह है कि जब निर्मला जब बात करती हैं तो ऐसा लगता है कि वो बहुत गुस्से में है। हमारी जेएनयू में 2-4 साल से जूनियर थे इकनॉमिक्स में, उनके पति हमारे अच्छे दोस्त थे और वो हमारे समकक्ष थे प्रभाकर, लेकिन उनमें एक गुस्सा है, कुछ भी लगता है जैसे 24 घंटे गुस्से से भरी रहती है। जब भी कुछ कहती हैं सिर्फ गुस्सा चेहरे पहले आता है, बात बाद में। वो उनका अपना अंदाज है, उसकी जिम्मेदारी कौन ले सकता है। लेकिन ये है कि उन्होंने इस बात को लेकर के पार्टी के नाम पे देश में एक दूसरी पार्टी के नेता के ऊपर अनर्गल आरोप लगाए, उन पर इस तरह की बातें की जो मर्यादा से हमारे हिसाब से उससे बहुत बाहर है। अगर हमारे सांसद पढ़े लिखे हों, सुशिक्षित हों, जिससे कहते हैं उनकी जो परवरिश अच्छी हुई हो और उनको बहस करने का अंदाज़ हो, इसी बात को एक अच्छे ढंग से ले सकते हैं और उस बात को समझाएं कि समझाने के ढंग से बात करें, झगड़ा करने के नहीं। ठीक है, उसमें आप ह्यूमर लाइए, उसमें आप अपना अंदाज निकालिए कि हमें बहस कैसे करनी है। लेकिन जो भौंकते हैं, जो चिल्लाते हैं, वो वही होते हैं जिनके पास उस बात की समझ नहीं है कि किसी बात पे कैसे किस चीज़ को अच्छी तरह रखें। बात वही है, एक कवि अच्छी तरह कविता में कहता है, एक जो निबंधकार उसको निबंध में डालता है, एक रिपोर्टर उसको आज के माहौल में देखता है, इतिहासकार उसको भविष्य से भूत के समंदर में देखता है। बात वही है, उसको कहने का ढांचा ढंग जो है वो तय करता है हम कितने सुशिक्षित हैं, हम कितने तैयार हैं बहस के लिए। उस हिसाब से स्मृति ईरानी और निर्मला दोनों जो हैं जहां उनको होना चाहिए, जो हमारी उनसे उम्मीद है, वहां तक नहीं खड़े हो पाए और बात चलती रही। तो पहली बात तो यह है कि राष्ट्रपति ये कैसा शब्द है, उसको अगर हमने मान लिया है कि ये जेंडर न्यूट्रल है, इससे कोई जो लिंग भेद की बात नहीं होती, अच्छी बात है। और प्रतिभा पाटिल की समय जो हुआ था अभी भी हो रहा है। मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा, जब ये प्रतिभा पाटिल बनने वाली थी तब वो दिमाग में मेरे में भी आई थी, लोग क्या कहेंगे इसके बारे में, कोई ऐसा तो नहीं कहेगा राष्ट्रपति राष्ट्रपत्नी। तो कई शब्द हैं जहाँ पे एक शब्द के कई माने होते हैं, उनका इस्तेमाल हम किस तरह करें ये हमारी वैचारिकता पर निर्भर करता है। हम कितने समझदार हैं, किस तरह से चीज़ों को देखना चाहते हैं, हमारी जो परवरिश कैसी है, हमारा प्रशिक्षण कैसा है, हमारी शिक्षा कैसी है, ये तय करती है हम कैसे किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, उनको सामने रखते हैं, बातचीत करते हैं, बहस करते हैं। इस जो कसौटी पे हमारे सांसद अक्सर खरे नहीं उतरते। आज से नहीं, आप देखा कि अगर आप हमारा इसी का जो है आप उदाहरण दीजिए, इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है, इंग्लैंड की पार्लियामेंट लीजिए या अमेरिका की संसद जो वहाँ की कांग्रेस है, उसको देखिए आप, जिस तरह बहस होती है उसका अलग तरीका है, एक सलीका है। हमारे यहाँ ऐसा कोई न नियम है, न कोई परंपरा है। कुछ लोग अच्छा बोलते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग न बोलना जानते हैं, अपनी बात भी नहीं रख पाते। तो यहाँ पे हमें लगता है कि एक शायद स्कूल फॉर पार्लियामेंटेरियंस जैसे कि एक संस्था होनी चाहिए जो पार्लियामेंटेरियंस को, सांसदों को, विधायकों को सिखाए कि कैसे बातचीत करते हैं, कैसे अपने माहौल में कैसे बात करते हैं। उनको भाषण देना आता है जनता को, वो तो साफ हो गया, लेकिन अपने आसपास वो बात कैसे करते हैं उसका अंदाज़ नहीं लगता। तो शायद हमें ज़रूरत पड़ेगी अब स्कूल फॉर पार्लियामेंटेरियंस या लेजिस्लेचर के लिए। खैर, इस बात के साथ अगली पायदान तक आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।